मास की दी गई चिप्स के इतिहास की रिपोर्ट भी है। तो सोर्स मटेरियल काफी सॉलिड है हमारे पास। हाँ, और इन सभी स्रोतों का मकसद एक ही है, उस लंबे और हाईली इंजीनियर्ड सफर को समझना जहां हर एक स्टेप पर सेफ्टी और साइंस अप्लाई होता है। लेकिन फैक्ट्री की उन भारी मशीन्स तक जाने से पहले मुझे लगता है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस चीज का आविष्कार हुआ कैसे था। ओह, वो हिस्ट्री वाली स्टोरी। हाँ, वो बहुत मजेदार है। बिल्कुल। देखिए, इतिहास बताता है कि ये चिप्स किसी हाईटेक लेबोरेटरी में नहीं बने थे। ये शुरू हुआ था एक गुस्से में भरे शेफ की रसोई में। राइट। 1853 के आसपास की बात है ना ये। हम्म। न्यूयॉर्क के सैराटोगा स्प्रिंग्स में। मैं वो मजमज वाली हिस्ट्री रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि वहाँ एक शेफ थे, जॉर्ज क्रम। और उनके रेस्टोरेंट में एक ग्राहक बार बार अपनी फ्राइड आलू की प्लेट ये कहकर वापस भेज रहा था कि आलू बहुत मोटे हैं और अंदर से कच्चे या नरम हैं। हाँ, और जब ऐसा कई बार हुआ तो शेफ क्रम को काफी गुस्सा आ गया। उन्होंने चिढ़कर आलू को इतना ज्यादा पतला काटा कि इसको कांटे से मतलब फोर्क से उठाना लगभग नामुमकिन हो जाए। फिर उन्हें तेल में एकदम कड़क होने तक फ्राई किया और नमक डालकर भेज दिया। उनका मेन मकसद उस ग्राहक को परेशान करना था। वेट, परेशान करना था? पर ग्राहक को तो वो उल्का पसंद आ गए थे ना। एग्जैक्टली। परेशान होने के बजाय उसको वो इतने पसंद आए कि वहीं से एक नई डिश का जन्म हुआ जिसे सराटोगा चिप्स कहा गया। ये एक ऐसी गलती थी जिसने एक मल्टी बिलियन डॉलर उद्योग की नींव रख दी। शुरुआत में ये चिप्स ऐसे ही ग्लास में या खुले डब्बों में बेचे जाते थे, जिससे वो जल्दी खराब हो जाते थे। अच्छा, तो फिर वो आज वाले पैकेट्स कब आना शुरू हुए? वो रेवोल्यूशन आया 1926 में, जब पहली बार वैक्स पेपर बैग्स यानी मोम लगे कागज के लिफाफों का इस्तेमाल शुरू हुआ। इससे चिप्स की शेल्फ लाइफ बढ़ गई और उन्हें दूर दूर तक बेचना आसान हो गया। और देखते ही देखते 1950s तक आते आते ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट होने लगा। जैसे मजमज ने ईरान में 1989 में अपनी पहली आधुनिक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग लाइन शुरू की थी। सही है। पर देखिए, फैक्ट्री में चाहे कितनी भी आधुनिक मशीन्स क्यों ना हो, अगर कच्चा माल यानी आपका आलू सही नहीं है तो सब बेकार है। और मैं पढ़ रही थी कि हर आलू चिप बनने के लायक होता ही नहीं है। एकदम सही बात है। आजकल चिप्स बनाने के लिए एटलांटिस, लमोका और वानेटा जैसी खास किस्में ही उगाई जाती हैं। और इनका आकार बिल्कुल एग्जैक्ट 50 से 80 ग्राम के बीच होना चाहिए और शेप एकदम ओवल या अंडाकार होनी चाहिए। इस स्ट्रिक्टनेस को देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ओलंपिक टीम के लिए सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुने जा रहे हों। हाँ, कंपैरिजन बिल्कुल सटीक है। और इस ओवल शेप के पीछे भी एक बड़ा लॉजिक है। देखिए, फैक्ट्री की हाई स्पीड स्लाइसिंग मशीन्स में एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जिसमें आलू फिट होता है। अगर आलू अंडाकार होगा तो हर एक स्लाइस का आकार बिल्कुल एक जैसा निकलेगा और कचरा सबसे कम निकलेगा। अगर टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो किनारे टूट जाएंगे और रिजेक्ट हो जाएंगे। मेक सेंस। पर सिर्फ शेप नहीं, उनके अंदर का केमिस्ट्री भी सटीक होना चाहिए। स्रोतों में एक टर्म बार बार आया है, ड्राई मैटर। हाँ हाँ, सूखा पदार्थ। राइट। इन आलूओं में 20 से 25% ड्राई मैटर होना जरूरी है। तो अगर ड्राई मैटर कम हुआ तो क्या प्रॉब्लम है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आलू में जो बचा हुआ हिस्सा होता है ना, वो पानी होता है। जब आलू फ्राई होता है तो पानी भाप बनकर उड़ता है। अगर ड्राई मैटर कम और पानी ज्यादा होगा तो फ्राई होने के बाद चिप बिल्कुल सिकुड़ जाएगा और वो तेल बहुत ज्यादा सोख लेगा। रिजल्ट होगा एक बहुत ही नरम और तेल से भरा हुआ चिप जिसका स्वाद बेकार होगा। ओह अच्छा, इसीलिए ड्राई मैटर इतना इम्पोर्टेंट है। पर ड्राई मैटर से भी ज्यादा खतरनाक एक और चीज है जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया था, शुगर। इन आलूओं में शुगर लेवल 0.1% से कम होना चाहिए। यहाँ मुझे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। आलू मीठा तो होता नहीं है नॉर्मली, तो ये शुगर लेवल की स्ट्रिक्टनेस क्यों? देखिए, आलू के अंदर नेचुरली थोड़ी सी शुगर और अमीनो एसिड्स होते हैं। जब आलू 185 डिग्री मतलब 185 डिग्री के हाई टेम्परेचर पर तेल में जाता है तो उनके बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है। इसको साइंस की भाषा में मिलार्ड रिएक्शन कहते हैं। एक मिनट, क्या ये वही रिएक्शन है जिससे ब्रेड टोस्ट होने पर ब्राउन कलर की हो जाती है? बिल्कुल वही है। पर चिप्स के केस में अगर शुगर 0.2% से थोड़ी सी भी ज्यादा हुई ना, तो ये मिलार्ड रिएक्शन इतनी तेजी से होता है कि चिप गोल्डन ब्राउन होने के बजाय बिल्कुल काला पड़ जाता है और उसका स्वाद बेहद कड़वा हो जाता है। अरे। मतलब एक मीठा आलू पूरे बैच का स्वाद खराब कर सकता है। हाँ, और इसी शुगर को कंट्रोल करने के लिए स्टोरेज का तरीका भी बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। आलूओं को 7 से 10 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है।
अगर किसान इन्हें इससे ठंडी जगह पर रख दें, जैसे 2 या 3 डिग्री पर, तो आलू कोल्ड इंड्यूस स्वीटनिंग का शिकार हो जाता है। यानी उसका स्टार्च नेचुरली शुगर में बदलने लगता है, ताकि आलू फ्रीज ना हो। वाओ! यानी खेत से फैक्ट्री तक आने में ही आलू को इतने इम्तिहान पास करने पड़ते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा ये इलीट आलू फैक्ट्री पहुंच गया। यहाँ से आती है असल इंजीनियरिंग। सबसे पहला स्टेप है पीलिंग, यानी छिलका उतारना। हम तो घर में चाकू या पीलर यूज करते हैं, पर फैक्ट्री में वहाँ स्टीम पीलिंग का इस्तेमाल होता है। हाँ, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, बड़े स्केल पर। मैं मैनुअल्स पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग की बत्ती जल सी। स्रोत बताते हैं कि 12 से 15 बार के प्रेशर पर भाप इन आलूओं पर डाली जाती है, सिर्फ 10 से 20 सेकंड के लिए। इसे आम भाषा में ऐसे समझे कि हमारे घर के प्रेशर कुकर में एक बार का प्रेशर बनता है, तो मशीन्स में आलूओं पर कुकर से 15 गुना ज्यादा प्रेशर वाली भाप मारी जाती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें ना, तो इस 15 गुना ज्यादा प्रेशर का असर ये होता है कि आलू की सतह एकदम से उबलने लगती है। फिर सिर्फ 1 सेकंड में उस प्रेशर को सीधा 0 कर दिया जाता है। इस अचानक तब्दीली से आलू का छिलका लिटरली एक्सप्लोड हो जाता है, फटकर अलग हो जाता है। इससे वेस्ट सिर्फ 8 से 12% ही रह जाता है, जो कि चाकू से काटने पर बहुत ज्यादा होता है। ये सच में कमाल की तकनीक है। फिर पीलिंग के बाद बारी आती है स्लाइसिंग की। हीट एंड कंट्रोल और अर्शल जैसी मशीन्स आलू को 1.2 से 1.7 मिलीमीटर की एग्जैक्ट मोटाई में काटती हैं। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। घर में पकौड़े या चिप्स बनाते वक्त हम सीधा आलू तेल में डाल देते हैं, पर इस फैक्ट्री में पहले गर्म पानी में डालना, फिर बिजली के झटके देना, ये सब एक्स्ट्रा स्टेप्स क्यों है? देखिए, अगर फैक्ट्री स्केल पर आप सीधे कटे हुए आलू तेल में डाल देंगे, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। कटे हुए आलू पर नेचुरल स्टार्च होता है। हजारों आलू एक साथ गर्म तेल में जाएंगे तो वो स्टार्च एक ग्लू की तरह काम करेगा। ओह, मतलब सारे चिप्स आपस में चिपक कर एक बड़ा सा गोला बन जाएंगे। एग्जैक्टली। इसीलिए पहले ब्लांचिंग होती है, यानी उन्हें थोड़ी देर गर्म पानी में धोया जाता है, ताकि वो सरफेस स्टार्च हट जाए और हर चिप अलग रहे। अच्छा, तो ब्लांचिंग इसीलिए होती है। पर स्रोतों में एक PEF तकनीक का जिक्र है, पल्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या सच में आलूओं को बिजली का झटका दिया जा रहा है? इसका पकाने से क्या कनेक्शन है? ये PEF मॉडर्न फूड साइंस का एक बहुत बड़ा टूल है। इसमें आलू के स्लाइसेस को पानी में से गुजरते वक्त माइक्रो सेकंड्स के लिए हाई वोल्टेज बिजली के पल्सेस दिए जाते हैं। इस झटके से आलू के सेल्स की दीवारों में छोटे छोटे पोर्स यानी छेद बन जाते हैं। तो इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे आलू के अंदर का पानी बाहर आने के लिए आजाद हो जाता है। जब इनको फ्राई करते हैं तो पानी भाप बन के जल्दी निकल जाता है। फ्राइंग का टाइम लगभग 20 से 25% कम हो जाता है। और क्योंकि पानी जल्दी निकलता है तो चिप्स तेल भी 15 से 25% कम सोखते हैं। मतलब हेल्थ और क्रंच दोनों के लिए बेहतर। अब आखिर में बारी आती है उनको फ्राई करने की। लोंकिया और हीट एंड कंट्रोल के मैनुअल्स बताते हैं कि कंटिन्यूअस फ्रायर्स यूज होते हैं। घर में हम तेल गरम करके आलू डालते हैं तो तेल ठंडा पड़ जाता है। हाँ, वही बैच फ्रायर वाली प्रॉब्लम। तेल ठंडा हुआ तो चिप्स नरम हो जाएंगे और तेल सोख लेंगे। पर कंटिन्यूअस फ्रायर्स में हीट एक्सचेंजर्स होते हैं जो टेम्परेचर को लगातार 175 से 185 डिग्रीज के बीच लॉक करके रखते हैं। सिर्फ 3-4 मिनट में आलू की नमी 80% से घटकर 2% से भी कम हो जाती है। वही आलू एक कुरकुरे चिप में तब्दील हो जाता है। ये तो हो गया क्रंच वाला पार्ट, पर यहाँ मुझे लगता है फूड सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। स्रोतों में बांग्लादेश के एक पोटैटो चिप्स प्लांट की HACCP स्टडी पर काफी जोर दिया गया है। ये HACCP आखिर क्या है? HACCP का फुल फॉर्म है हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। आसान शब्दों में फैक्ट्री में उन पॉइंट्स को पहचानना जहां खाना खराब हो सकता है या सेफ्टी की चूक हो सकती है। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट या CCP वो आखिरी दरवाजा है जहां गलती हुई तो लोग बीमार पड़ सकते हैं। स्टडी के मुताबिक प्लांट में पहला CCP यही फ्राइंग का स्टेप होता है। और इसे क्रिटिकल क्यों माना गया है? मतलब क्या बस टेम्परेचर की वजह से? हाँ, क्योंकि वो 185 डिग्री सिर्फ क्रंच के लिए नहीं है। ये वो पॉइंट है जहां आलू पर मौजूद किसी भी तरह के बैक्टीरिया या हार्मफुल माइक्रोब्स कंप्लीटली मर जाते हैं। टेम्परेचर 1 डिग्री भी गिरा तो मॉइस्चर रह जाएगा और बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं। राइट। और फ्राइंग में सेफ्टी के साथ एक हेल्थ स्टैंडर्ड भी तो जुड़ा है ना, एक्रेलाइट का। मैंने पढ़ा था स्रोतों में ये नाम
ये एक केमिकल है जो स्टार्ची फूड्स को हाई हीट पर फ्राई करने से नेचुरली बनता है। हेल्थ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसे 350 यानी 350 ppb से कम रखना होता है। अब 350 पार्ट्स पर बिलियन कितना होता है? जैसे एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में पानी की एक बूंद। एकदम सटीक एग्जाम्पल है। और एक्रोलाइट तब बनता है जब आलू में एस्परजीन नाम का अमीनो एसिड और शुगर हाई हीट पर मिलते हैं। इसीलिए हमने शुरू में बात की थी कि शुगर 0.5% से कम होनी चाहिए। पीईएफ और कम शुगर दोनों इस खतरे को रोकते हैं। तो सुरक्षा और क्रंच मिल गया। पर यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक्सट्रीम हीट में आलू का अपना स्वाद तो चला ही गया, अब मसाले को उस सूखे और तेल वाले चिप पर चिपकाएं कैसे, वो भी हर चिप पर बराबर। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और यहीं पर ग्रेस फूड प्रोसेसिंग का सीजनिंग सिस्टम आता है। उनके हिसाब से 3 तरीके हैं। पहला ड्राई सीजनिंग, जहां थोड़े तेल वाले चिप्स पर सूखा मसाला डालते हैं। दूसरा है वेट एंड ड्राई, पहले तेल स्प्रे करो फिर मसाला। और वो तीसरा तरीका बड़ा फ्यूचरिस्टिक लगा मुझे, स्लरी वाला। हाँ, जहां मसाले को तेल में ही घोलकर पेस्ट बनाते हैं लगभग 40% कॉन्सेंट्रेशन में और फिर स्प्रे करते हैं। पर इन सब में मसाला लगाने के लिए जिस मशीन का यूज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्रम्स, उसकी इंजीनियरिंग अलग ही लेवल पर है। ओ हाँ, ड्रम घूमता है और चिप्स लगातार आते रहते हैं। जैसे हम बचपन के उस खेल से समझ सकते हैं ना, जैसे गुब्बारे को बालों से रगड़कर दीवार पर चिपकाते थे ना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। यहाँ भी मसाला नेगेटिव चार्ज ले लेता है और चिप्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, फिर वो मैग्नेट की तरह चिपक जाते हैं। बिल्कुल। फायदा यह है कि मसाला हवा में उड़कर वेस्ट नहीं होता, हर एक चिप पर बराबर कोटिंग आती है, चाहे वो ड्रम में कहीं भी हो। वाओ! तो चिप्स मसालेदार हो गए, अब पैकिंग की बारी। और लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं कि पैकेट में चिप्स से ज्यादा हवा भरी होती है, पर ऑन साइड गैस के आर्टिकल से एकदम क्लियर होता है कि वो आम हवा है ही नहीं। यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है ना कि आम हवा डालेंगे तो क्या होगा। आम हवा में 21% ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन तेल के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन करती है। चिप्स बदबूदार या रैंसिड हो जाएंगे और हवा की नमी से चिप्स सीलन पकड़कर नरम हो जाएंगे। इसीलिए ऑक्सीजन निकालकर पैकेट में शुद्ध नाइट्रोजन भरी जाती है। क्योंकि नाइट्रोजन किसी चीज से रिएक्ट नहीं करती और वो पैकेट में एक तकिए या पिलो जैसा काम भी तो करती है ना। अगर ये गैस का कुशन ना हो तो ट्रक में दबकर चिप्स का पाउडर बन जाएगा। इसीलिए लोगों को पैकेट के साइज पर नहीं, उस पे लिखे नेट वेट पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और यही पैकेजिंग वो दूसरा सीसीपी यानी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है। अगर सुई की नोक बराबर भी लीक हुआ तो नाइट्रोजन बाहर और ऑक्सीजन अंदर, पूरा बैच खराब। राइट। अब एक आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आते हैं, सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण की रक्षा। मुझे लगा था इतनी भारी मशीनरी में तो पानी और कचरा बहुत ज्यादा निकलता होगा। पहले ऐसा होता था, पर अब आधुनिक फैक्ट्रीज में स्टार्च रिकवरी यूनिट्स होते हैं। चिप्स को धोने में बहुत पानी लगता है, अगर उसे ऐसे ही बहा दें तो पोल्यूशन होगा। तो वो रिकवरी यूनिट क्या करता है? वो गंदे पानी से 85% ठोस पदार्थ रिकवर कर लेता है। 1 टन चिप्स पर करीब 7 किलो प्योर पोटैटो स्टार्च निकलता है। ये स्टार्च बाद में पेपर इंडस्ट्री या दूसरे फूड प्रोडक्ट्स में बिक जाता है और पानी का इस्तेमाल 40% तक कम हो जाता है। और जो छिलके स्टीम पिलर से निकले थे, उनका क्या होता है? वो भी तो कचरा है। उन्हें भी वेस्ट नहीं करते, उनसे फैक्ट्री में बायोगैस बनाई जाती है जिससे मशीन्स चलती हैं, या फिर किसानों को जानवरों के चारे के लिए दे दिया जाता है। ये कंप्लीटली जीरो वेस्ट अप्रोच है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम देखते हैं एक सटीक ओवल आलू से लेकर स्टीम से फटना, माइक्रोपोर्स के लिए बिजली के झटके, कंटिन्यूअस फ्रायर्स में पकना, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेट से मसाला लगना और आखिर में नाइट्रोजन के तकिए पर आकर रुक जाना, मतलब इंसान ने एक छोटी सी चीज को कितना बेहतरीन बना दिया है। ये बिल्कुल इंसानी इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। लेकिन यहाँ से एक आखिरी विचार भी आता है कि भविष्य क्या होगा। क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, खेती मुश्किल हो रही है। आने वाले टाइम में शायद हम जीन एडिटेड आलू यूज करें जो गर्मी में भी उगें और जिनमें शुगर बिल्कुल ना हो। या शायद 3D प्रिंटेड चिप्स बनने लगे। हाँ, 3D प्रिंटेड आकार वाले स्नैक्स और नैनो टेक्नोलॉजी से कस्टम फ्लेवर्स जो आपकी पसंद के हिसाब से मुंह में रिलीज हों। वेट, सच में? नैनो टेक्नोलॉजी और 3D स्नैक्स, ये तो दिमाग को घुमाने वाला ख्याल है। सोचिए 2040 यानी 2040 में जब कोई वो नाइट्रोजन वाला पैकेट खोलेगा तो उसके अंदर का साइंस आज से कितना आगे होगा।
अगली बार जब वो हल्की सी पॉप की आवाज आएगी ना आपके चिप्स खोलते वक्त, तो फैक्ट्री का ये पूरा सफर जरूर याद आएगा। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।